क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि लगातार की थकान, बढ़ता हुआ वजन, डिप्रेशन, डायबिटीज, दिल की बीमारियां और यहां तक कि कैंसर, इन सब का कनेक्शन एक ही जगह से हो सकता है। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी एक हिम्मत वाली बात कही गई है कि इन सभी समस्याओं की जड़ हमारी खराब मेटाबॉलिक हेल्थ हो सकती है। बिल्कुल। और ये सोच जितनी बड़ी है उतनी ही उम्मीद देने वाली भी है। हम यहाँ डॉक्टर केसी मीन्स और कैली मीन्स की किताब गुड एनर्जी के कुछ खास हिस्सों पर गहरी नजर डालेंगे। ये किताब मेटाबॉलिज्म को सिर्फ वजन घटाने बढ़ाने का मीटर नहीं मानती है। ये समझाती है कि हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं मतलब सेल्स भोजन को उस ऊर्जा में कैसे बदलती हैं जिससे हम जीते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस पूरी प्रक्रिया को समझना। हम ये जानेंगे कि जब ये एनर्जी बनाने का सिस्टम बिगड़ जाता है तो शरीर में धीरे धीरे गंभीर बीमारियां कैसे घर बनाने लगती हैं। और सबसे जरूरी बात, हम उन वैज्ञानिक लेकिन आसान तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम अपने शरीर की इस खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे आम शिकायत से, थकान। हम अक्सर इसे उम्र बढ़ने या ज्यादा काम करने पर डाल देते हैं, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे शरीर के अंदर चल रहे एक ऊर्जा संकट का लक्षण है। जो खाना हम खाते हैं वही हमारी कोशिकाओं का ईंधन बनता है ना? एकदम सही। और यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आता है, जिन्हें हम सब ने स्कूल में सेल का पावर हाउस कहकर पढ़ा है। ये हमारी हर कोशिका के अंदर छोटे छोटे इंजन हैं। जब ये इंजन ठीक से काम नहीं करते तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन वो ठप हो जाता है। किताब में दिए गए एक शोध का आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। लगभग 93% अमेरिकी वयस्कों की मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं है। एक मिनट, 93%? मतलब ये तो लगभग हर कोई हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि 93% लोग बीमार हैं। यही तो सबसे जरूरी बात है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वे सब बीमार हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वे बीमारी की ओर जाने वाले रास्ते पर है और शायद उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। ये एक अदृश्य महामारी है। उनकी कोशिकाओं में ऊर्जा ठीक से नहीं बन रही, जिससे शरीर में धीरे धीरे समस्याएं पैदा हो रही हैं। और ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों की नींव रख रहा है। तो ये ऊर्जा संकट आया कहाँ से? हमारे पूर्वजों को तो ये समस्याएं नहीं थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जवाब हमारी आधुनिक जीवन शैली में छिपा है। हमारे पूर्वज असली खाना खाते थे, दिन भर चलते फिरते थे और सूरज के साथ उठते सोते थे। हम आज क्या कर रहे हैं? प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं और रात भर स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी में डूबे रहते हैं। हमारी कोशिकाएं इस अचानक आए बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, और किताब इसी पर जोर देती है, कि हमारा शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला है। ये इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि अपनी बायोलॉजी को समझने और उसके साथ काम करने का मामला है। ठीक है, तो इस ऊर्जा संकट का एक बड़ा विलन है सूजन, यानी इन्फ्लेमेशन। हम सूजन को आमतौर पर किसी चोट या कटने छिलने से जोड़ते हैं। जैसे कहीं चोट लगे तो वो जगह लाल हो जाती है, सूज जाती है। ये तो शरीर का खुद को ठीक करने का तरीका है ना? बिल्कुल। वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो अच्छी चीज है। वो हमारे शरीर की सेना है जो किसी बाहरी हमले से लड़ने आती है और फिर वापस चली जाती है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये सेना कभी वापस जाती ही नहीं। जब सूजन महीनों और सालों तक शरीर में बनी रहती है तो इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और ये फायदेमंद होने के बजाय बेहद नुकसानदायक बन जाती है। तो ये ऐसा है जैसे शरीर का फायर अलार्म खराब हो गया और लगातार बज रहा है जबकि कहीं कोई आग है ही नहीं। बहुत सही एनालॉजी है। शरीर लगातार एक आपातकालीन स्थिति में रहता है। और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि इसकी शुरुआत भी माइटोकॉन्ड्रिया के ठीक से काम न करने से होती है। जब कोशिकाएं तनाव में होती हैं, चाहे वो खराब खाने से हो, नींद की कमी से या लगातार के स्ट्रेस से, तो वे पूरे शरीर में सूजन के सिग्नल भेजने लगती हैं। यही धीमी आंख धीरे धीरे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों को जन्म देती है। लेकिन हमारा शरीर इतना स्मार्ट है तो वो इस झूठे अलार्म को बंद क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम उसे लगातार वो सिग्नल दे रहे हैं जो अलार्म को चालू रखते हैं। प्रोसेस्ड फूड, टॉक्सिन्स, तनाव, ये सब उस अलार्म के बटन को बार बार दबाने जैसा है। आज की मेडिकल व्यवस्था अक्सर क्या करती है? वह अलार्म की आवाज कम करने के लिए दवाएं देती है, मतलब लक्षणों को दबाती है।
लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि हमें अलार्म बंद करने वाले बटन को बार बार दबाने की आदत छोड़नी होगी। हमें जड़ तक जाना होगा। और वो जड़ है कोशिकाओं की ऊर्जा बनाने की क्षमता को ठीक करना। बिल्कुल। असली समाधान माइटोकॉन्ड्रिया को वो देना है जो उन्हें चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर खाना, रंग बिरंगे फल सब्जियां, ओमेगा 3 वाले फैट्स जैसे अखरोट और अलसी, और हल्दी अदरक जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मसाले, और साथ ही उन चीजों से बचना जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स और प्लास्टिक जैसे टॉक्सिन्स। जब आप ऊर्जा उत्पादन को सही करते हैं तो आप लक्षणों से नहीं बल्कि उनकी जड़ों से लड़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन अगर ये सब कुछ अदृश्य है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? कहते हैं ना, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को मापने का कोई तरीका है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कुछ खास बायोमार्कर्स को ट्रैक करके हम अपनी सेहत की असली कहानी जान सकते हैं, अक्सर लक्षण दिखने से बहुत पहले। स्रोतों में कुछ मुख्य बायोमार्कर्स बताए गए हैं। ग्लूकोज यानी आपके खून में शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल जिसमें HDL जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये धमनियों को साफ करने में मदद करता है, और LDL या बुरा कोलेस्ट्रॉल जो ज्यादा होने पर धमनियों में जम सकता है। अच्छा, और इनके अलावा? इनके अलावा ब्लड प्रेशर, कमर का नाप जो पेट के आसपास के खतरनाक फैट का संकेत देता है, और सूजन का स्तर जिसे HSCRP जैसे टेस्ट से मापा जा सकता है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आपके शरीर का रिपोर्ट कार्ड है। तो इसका एक उदाहरण लिखें। मान लीजिए किसी का फास्टिंग ग्लूकोज लगातार 100 mg/dL से ऊपर आता है। ये क्या बताता है? ये एक बड़ी चेतावनी का संकेत है। इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन वो चाबी है जो आपकी कोशिकाओं के ताले खोलकर ग्लूकोज यानी ऊर्जा को अंदर जाने देती है। जब ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो इसका मतलब है कि उन तालों में जंग लग गया है, चाबी ठीक से काम नहीं कर रही है। कोशिकाएं ऊर्जा के लिए भूखी रह जाती हैं और खून में शुगर का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये टाइप 2 डायबिटीज से पहले की अवस्था है। और किताब कहती है कि अगर इन बायोमार्कर्स में से 3 या ज्यादा असामान्य हैं तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का संकेत है, जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल, और आज के समय में इन्हें ट्रैक करना पहले से ज्यादा आसान है। वार्षिक हेल्थ चेकअप और स्मार्ट वॉच जैसे पहनने वाले डिवाइस से रियल टाइम डेटा मिल सकता है। लेकिन सिर्फ नंबर देखने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझकर अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार करते हैं। ये जानकारी आपको अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की ताकत देती है। चलिए तो फिर एक्शन की बात करते हैं। और सबसे बड़ा एक्शन तो हमारा खाना ही है। स्रोत कहते हैं कि हर निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता, ये हमारी कोशिकाओं को एक निर्देश देता है, एक सिग्नल भेजता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। खाना सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि जानकारी है। किताब के मुताबिक इसकी शुरुआत 3 मुख्य नुकसानदायी चीजों को अपनी डाइट से हटाने से होती है: चीनी, रिफाइंड अनाज जैसे मैदा, और इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन, कैनोला तेल। ये चीजें ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स में पाई जाती हैं और शरीर में सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को सीधे तौर पर बढ़ावा देती हैं। तो हटाना क्या है, ये साफ है, लेकिन उनकी जगह लाना क्या है? असली पूरा खाना, ताज़ी सब्जियां, खासकर पत्तेदार साग, तरह तरह के फल, मेवे, बीज, दालें और हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स को लेकर बहुत भ्रम है, लेकिन जैतून का तेल, नारियल का तेल, घी और मक्खन ये सब कोशिकाओं के लिए बेहतरीन ईंधन है। यहाँ फाइबर पर भी बहुत जोर दिया गया है। किताब में रोजाना कम से कम 50 ग्राम फाइबर का लक्ष्य रखने की सलाह दी गई है, जो मुझे काफी ज्यादा लगता है। ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। फाइबर हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। ये पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। चिया सीड्स, तुलसी के बीज, एवोकाडो और राजमा जैसी चीजों से इसे आसानी से पाया जा सकता है। और खाने के समय के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही गई है। सिर्फ क्या खाते हैं ये नहीं, बल्कि कब खाते हैं ये भी मायने रखता है। हाँ, इसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहते हैं। कोशिश करें कि दिन का सारा खाना 10-12 घंटे की एक खिड़की के अंदर खा लें, जैसे सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। इससे आपके पाचन तंत्र को आराम करने और खुद को रिपेयर करने का समय मिलता है,
जो मेटाबॉलिज्म को सुधारने में बहुत मदद करता है। लेकिन स्वस्थ खाने की राह में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा भी आती है, जिसका जिक्र स्रोतों में है फूड गिल्ट, मतलब खाने के बाद का अपराध बोध। ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम सब ने ऐसा महसूस किया है, किसी पार्टी में केक का एक टुकड़ा खा लिया और फिर पूरे दिन अपराध बोध में रहते हैं, जैसे सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत इस मानसिकता को कैसे तोड़ने की सलाह देते हैं? वे कहते हैं कि अपना नजरिया बदलें। ये सोचने के बजाय कि क्या नहीं खाना है, ये सोचें कि आप अपने शरीर को पोषण देने के लिए क्या दे सकते हैं। खाने को अच्छा या बुरा कहने की जगह ये सोचें, क्या ये मेरी कोशिकाओं की मदद करता है। ये नजरिया आपको परफेक्शन के दबाव से आज़ादी देता है। एक बार की गलती आपकी सारी प्रगति को बर्बाद नहीं करती। शरीर लचीला होता है और कभी कभार की गलती को संभाल सकता है। असली समस्या तब होती है जब ये गलतियां आदत बन जाए। ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब मूवमेंट पर आते हैं। क्या हमें अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत है? जरूरी नहीं। और यहाँ एक और दिलचस्प और शायद थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। किताब का तर्क है कि दिन भर में की गई छोटी छोटी हलचल 1 घंटे की इंटेंस कसरत से ज्यादा असरदार हो सकती है। हमारा शरीर लगातार हिलने डुलने के लिए बना है, ना कि 1 घंटे की कसरत और फिर 23 घंटे बैठे रहने के लिए। इसमें सबसे आसान तरीका क्या बताया गया है? खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक। 1 मिनट क्या ये सच है? मुझे हमेशा लगता था कि खाने के बाद आराम करना चाहिए ताकि खाना पच सके। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। क्या सिर्फ 10 मिनट की वॉक वाकई में रात के खाने में खाई गई मिठाई के असर को कम कर सकती है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये बहुत असरदार है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अगर आप तुरंत थोड़ी देर के लिए चलते हैं तो आपकी मांसपेशियां उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं। इससे ब्लड शुगर में अचानक आने वाला उछाल कम हो जाता है। ये इंसुलिन पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। इसे मूवमेंट स्नैक्स की तरह सोचें। हर 30-60 मिनट में उठकर सिर्फ कुछ मिनट टहलना या स्ट्रेच करना भी आपके मेटाबॉलिज्म को जगाए रखता है। मूवमेंट सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं को जीवित और स्वस्थ रखने का एक तरीका है। तो अगर हम सही खाना खा रहे हैं और सही तरीके से हिलडुल रहे हैं, लेकिन फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो क्या कोई और अदृश्य चीज है जो हमारी ऊर्जा खींच रही है? स्रोतों का इशारा हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ है। हाँ, सर्केडियन रिदम। ये हमारे शरीर की 24 घंटे की आंतरिक घड़ी है जो नींद, पाचन, हार्मोन और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करती है। इस लय का सम्मान करना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारा आधुनिक जीवन इसे लगातार बिगाड़ता है। कैसे? इसका सबसे आम उदाहरण क्या है जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है रोशनी। सुबह की धूप हमारे शरीर को जगाती है। ये ऊर्जा और खुशी देने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और सेरोटोनिन को बढ़ाती है। हमें सुबह उठकर 5-10 मिनट धूप में जरूर रहना चाहिए। वहीं शाम को, खासकर सोने से पहले, फोन या टीवी की स्क्रीन से आने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी भी दिन है। ये मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन के निर्माण को रोकती है। और खराब नींद तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बड़ी दुश्मन है। सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक। सिर्फ एक रात की खराब नींद भी अगले दिन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बिगाड़ सकती है। इसलिए हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और जागना हार्मोन को संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह नियमित समय पर भोजन करना पाचन को स्थिर रखता है। और एक बहुत ही कारगर नियम है, सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर देना। ये बेहतर नींद और बेहतर मेटाबॉलिज्म दोनों को बढ़ावा देता है। तो जो बात मुझे दिलचस्प लग रही है वो ये है कि ये सभी चीजें, बायोमार्कर्स, हमारा खाना, हमारा मूवमेंट, हमारी जैविक घड़ी, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज ठीक कर सकते हैं, ये तो एक पूरे सिस्टम को रीबूट करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्वास्थ्य किसी एक जादुई गोली या उपाय से नहीं मिलता। ये एक सिस्टम अप्रोच है। हर जागरूक निर्णय, हर वो भोजन जो आप चुनते हैं, हर बार जब आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेते हैं, हर रात जब आप समय पर सोते हैं, ये सब आपके शरीर को गुड एनर्जी की ओर ले जाता है। ये छोटे छोटे कदमों से बना एक लंबा सफर है। तो कुल मिलाकर अपनी ऊर्जा को वापस पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा है। असली अनप्रोसेस्ड भोजन खाना, अपने शरीर के संकेतों को बायोमार्कर्स के जरिए समझना, नियमित रूप से हिलना डुलना और सबसे जरूरी, अपनी प्राकृतिक जैविक घड़ी का सम्मान करना। हाँ,
ये निरंतरता और शरीर की प्राकृतिक प्रणालियों के साथ तालमेल बिठाने का खेल है। हर छोटा कदम मायने रखता है और समय के साथ उसका असर जुड़ता जाता है, जिससे सेहत में एक बड़ा और स्थायी बदलाव आता है। स्रोतों में इस पर बहुत बात हुई है कि हम अपने शरीर में क्या डालते हैं, भोजन, रोशनी, मूवमेंट। लेकिन यहाँ एक विचार आता है, क्या अगला कदम इस बारे में हो सकता है कि हम अपने सिस्टम से क्या हटाते हैं? सिर्फ खराब भोजन ही नहीं, बल्कि वो निरंतर शोर, सूचना का बोझ और डिजिटल तनाव जो हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा को भी तो कहीं ना कहीं बाधित करता होगा। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक संवेदी आहार यानी सेंसरी डाइट कैसा दिख सकता है? ये सोचने वाली बात है।